दोस्तों, स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इंडिया के पास 90 से 110 जबकि पाकिस्तान के पास 100 से 120 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। ये वो न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो कि फौरी तौर पर एयरक्राफ्ट और लैंड बेस्ड मिसाइल्स के जरिए फायर किए जा सकते हैं। लेकिन ये सोचने की बात है कि 25 करोड़ की पॉपुलेशन वाले पाकिस्तान के पास, जो कि इकोनॉमिकली भी इंडिया के साइज से बहुत छोटा है, उसके पास 100 करोड़ आबादी वाले इंडिया के मुकाबले में न्यूक्लियर वेपन्स ज़्यादा क्यों है। इसके पीछे बुनियादी वजह या फंडामेंटल रीजंस समझने से पहले दोस्तों ये जानना ज़रूरी है कि इंडिया ने 1974 में अपने पहले न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस की टेस्टिंग की, जिसने पाकिस्तान को भी अपने खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम तेज करने पर मजबूर कर दिया। 4 जंगें लड़ने वाले दोनों हमसाया मुल्कों ने पब्लिकली टिट फॉर टैट के असूल पर मई 1998 अपने न्यूक्लियर हथियारों की कैपेबिलिटी को दुनिया पर जाहिर कर दिया और न्यूक्लियर टेस्टिंग के 25 साल बाद तक यानी आज तक दोनों मुल्कों ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को ना सिर्फ बढ़ाया बल्कि अपनी वॉर कैपेबिलिटीज में कई गुना इजाफा कर लिया है। लेकिन हमारा बुनियादी सवाल आज ये है कि पाकिस्तान के पास क्यों इंडिया से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड्स मौजूद है। दरअसल इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में मिलिटरीली बहुत स्ट्रॉन्ग या कई गुना मजबूत है। इंडिया दुनिया की चौथी ताकतवर तरीन फौज है जबकि पाकिस्तान का नंबर 7वां है। इंडिया का डिफेंस बजट 75 बिलियन डॉलर्स के करीब है जबकि पाकिस्तान का महज 11 बिलियन डॉलर्स का डिफेंस बजट है। जबकि आर्मी ट्रूप्स, एयरक्राफ्ट, जंगी टैंक्स, नेवल फीट और सबमरीन्स जैसी सोफिस्टिकेटेड और एडवांस वेपनरी में भी इंडिया हर हवाले से पाकिस्तान को आउट परफॉर्म या मात देता है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपकी छोटी सी हेल्प हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट हो सकती है। वीडियो में वापस आते हैं तो दोस्तों, इंडिया की इस मिलिट्री स्ट्रेंथ में सुपीरियरिटी की सूरत हाल की वजह से इंडिया को एक कन्वेंशनल या रिवायती जंग की सूरत में पाकिस्तान पर कई गुना बढ़तरी हासिल है। इसलिए पाकिस्तान इंडिया में एक जंग की इस डिटीरिएटिंग या बिगड़ती सूरत हाल में जहां इंडियन मिलिट्री एग्रेशन पाकिस्तान की डिफेंस लाइंस में बाआसानी पेनिट्रेट करके नुकसान पहुंचा सकती है, पाकिस्तानी हुकूमत के पास अपने लिए हालात को स्टेबलाइज करने के लिए न्यूक्लियर हथियारों के फर्स्ट स्ट्राइक इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। इस न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के पीछे रैशनल या दलील ये है कि न्यूक्लियर हथियारों के डर से मुस्तकबिल में इंडिया को पाकिस्तान में किसी भी मिलिट्री इंटरवेंशन या फौजी मुदाखलत से रोका जाए। पाकिस्तान की इस न्यूक्लियर पॉलिसी को वॉर स्ट्रेटजी की दुनिया में परसुएशन ऑफ इफेक्ट कहते हैं, जिसमें न्यूक्लियर अटैक की कैटास्ट्रोफी या तबाही के डर से इंडिया को किसी भी रवायती हमले या जंग से रोकना है। दरअसल 1971 में बांग्लादेश की पाकिस्तान से सेपरेशन भी एक ऐसी एग्जाम्पल है जहां पर इंडिया की फौजी सबकत की वजह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और पाकिस्तान इंडिया को डिटर करने में या रोकने में नाकाम रहा। पाकिस्तान इंडिया को 4 जंगों और मिलिट्री बढ़तरी के बायस एक एग्रेसर स्टेट के तौर पर देखता है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने से लेकर इस न्यूक्लियर डिटरेंस की पॉलिसी तक में इंडिया के मुकाबले में एक स्ट्रेटेजिक पैरिटी या बराबरी बरकरार रखने की कोशिश करता है। दोस्तों, डिप्लोमेटिक सोर्सेज के मुताबिक इस डॉक्ट्राइन में इंडिया को जंग से रोकने के लिए पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर थ्रेट को स्टेज बाय स्टेज एडवांसमेंट या मरहलावार बढ़ाने पर मुश्तमिल है और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग 4 स्टेजेस मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की एक पब्लिक या प्राइवेट वार्निंग शामिल है, जिसमें पाकिस्तान की सिफारती या फौजी क़यादत इंडिया को मजीद आगे बढ़ने पर न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की एक वार्निंग इशू कर सकती है। इसके बाद पाकिस्तान का अपनी सरजमीन पर एक छोटे एटॉमिक डिवाइस के जरिए डेमोन्स्ट्रेशन एटॉमिक टेस्ट है, जबकि तीसरे नंबर पर अपनी सरजमीन पर मौजूद अटैक करने वाली गैर मुल्की या फॉरेन फोर्स के खिलाफ टारगेटेड न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल है। और आखिरी स्टेप दुश्मन मुल्क की सरजमीन पर मिलिट्री टारगेट्स जो कि सहरा या नीम सहरा में मौजूद कम आबादी वाले इलाकों पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल, जिससे कम कोलेटरल या जानी नुकसान होता है। ये आखिरी स्टेप मुमकिन तौर पर पाकिस्तानी शहरों के खिलाफ रिटेलिएशन या मिलिट्री अटैक्स को रोकने के लिए है। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिसी एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के लिए 4 किस्म के थ्रेशहोल्ड्स या जंगी सूरत हाल में हदें भी हैं, जिनको अगर इंडिया या कोई और एग्रेसर स्टेट क्रॉस करेगा तो पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर ताकत इस्तेमाल करने की तरफ मजबूर हो जाएगा। इसमें एक अहम तरीन थ्रेशहोल्ड पाकिस्तान की इंडस लाइन है, जो कि पाकिस्तान की लाइफ लाइन की हैसियत रखता है।
दोस्तों, इस पर किसी तरह का मेजर मिलिट्री अटैक या उसको बंद करना पाकिस्तान के लिए एक थ्रेश होल्ड है। इसके अलावा पाकिस्तान की हसास मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स और पाकिस्तान के पोर्ट सिटीज़ यानी कराची और गवादर पर एग्रेसिव अटैक्स भी पाकिस्तान के लिए थ्रेश होल्ड की हैसियत रखते हैं। तो व्यूअर्स, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट एक कॉम्प्लेक्स या पेचीदा मसला है और इसका कोई आसान हल नहीं है। ताहम दोनों ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर वॉर के खतरे को कम करने के लिए बहुत सी चीजें हैं जो की जा सकती हैं। पहला कदम एक बायलैटरल न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट या मुआहिदा है। इसमें दोनों ममालिक अपने न्यूक्लियर वेपन्स को महदूद करने और जोहरी हथियारों के एक्सीडेंटल या अनऑथोराइज्ड इस्तेमाल को रोकने के लिए इकदाम करने पर मुत्तफिक होंगे। दूसरा कदम फिजर मटेरियल कट ऑफ एग्रीमेंट है। इससे न्यूक्लियर वेपन्स के लिए फिजर मटेरियल की तैयारी पर पाबंदी लग जाएगी, जिससे किसी भी मुल्क के लिए अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। जबकि आखिरी कदम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, यानी कि दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ ये अहद करें या ये वादा करें कि किसी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में पहले न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया की मिलिट्री और इकोनॉमिक सुपीरियोरिटी के बायस पैदा होने वाली इस पावर डिस्पैरिटी या ताकत के फर्क की वजह से पाकिस्तान इस रिएक्टिव न्यूक्लियर पॉलिसी को एडॉप्ट या अपनाने पर मजबूर होता है। तो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट समेत बाकी कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे कश्मीर के हल के लिए इंडिया को ना सिर्फ पहल कदमी करनी पड़ेगी बल्कि पाकिस्तान की कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस की अप्रोच को रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, ताकि साउथ एशिया का रीजन भी यूरोप की तरह अपने मसले हल करके आगे बढ़ सके।